एक पॉइंट था जहां ऐसा लगता था कि हम स्पाइडरमैन को कभी दूसरे मार्वल कैरेक्टर्स के साथ नहीं देखेंगे और वो हमेशा खुद के आइसोलेटेड यूनिवर्स में रहेगा। खैर, अब वो एक एवेंजर है और एमसीयू के पार्ट के रूप में न्यूमरस मूवीज में अपीयर हो चुका है। उसकी आने वाली मूवी में हल्क और पनिशर होंगे और शायद डेयरडेविल भी। कुछ ऐसा जो बस इम्पॉसिबल लगता था कुछ साल पहले और उसे एक सपने की तरह डिस्क्राइब किया जाता था। स्पाइडरमैन को एमसीयू में लाना मार्वल के लिए कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। उनके दिमाग में और भी एक्टर्स थे जो पीटर पार्कर को प्ले कर सकते थे। मुझे यकीन है कि बहुत लोगों को पता है कि मार्वल अभी भी पूरी तरह स्पाइडरमैन को ओन नहीं करता। भले ही वो एक मार्वल कैरेक्टर है, उनके पास कैरेक्टर पे फुल कंट्रोल नहीं है और खासकर इस कैरेक्टर की फिल्म राइट्स पर। 90s एंड 80s में मार्वल एज अ कंपनी स्ट्रगल कर रहा था और उन्हें सर्वाइव करने के लिए और एज अ होल कंपनी के कोलैप्स होने को अवॉइड करने के लिए उन्होंने वेरियस कैरेक्टर्स के फिल्म राइट्स अलग अलग फिल्म स्टूडियोज को बेच दिए। तो उन्होंने सोनी को एक क्रेजी ऑफर दिया। उन्होंने उन्हें मौका दिया हर उस मार्वल कैरेक्टर के राइट्स खरीदने का जो उस वक्त उनके पास ऑन हैंड थे। इस लिस्ट में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, निक फ्यूरी, कैप्टन मार्वल शामिल थे। इतने सारे कैरेक्टर्स, वो भी सिर्फ $25 मिलियन की प्राइस पर। क्या ये क्या बक रहे हो मां? खैर, सोनी एक प्रेस्टिजियस और स्ट्रेटेजिक कंपनी है तो उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, कोई भी दूसरे मार्वल के कैरेक्टर्स के बारे में परवाह नहीं करता, वापस जाओ और डील करो सिर्फ स्पाइडरमैन के लिए। हाँ, यही उन्होंने कहा था और थैंक गॉड मार्वल ने उनकी बात सुनी क्योंकि वो वापस गए और सिर्फ स्पाइडरमैन के लिए डील साइन की। और जैसा कि हम जानते हैं, इस रिफ्यूजल ने पूरे सिनेमा को बदल दिया। इस एग्रीमेंट के टर्म ये थे कि सोनी के पास स्पाइडरमैन की फिल्म के राइट्स थे और उसकी आईपी से अटैच सारे विलन्स और कैरेक्टर्स के भी। अब ऐसा नहीं है कि सोनी स्पाइडरमैन को एंड ऑफ टाइम तक ओन करता है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंस्ट्रेंट्स है। सबसे पहले सोनी को इस कैरेक्टर के राइट्स मेंटेन करने के लिए हर 6 से 7 साल में एक स्पाइडरमैन मूवी रिलीज करनी होगी और अगर वो ऐसा करने में फेल होते हैं तो राइट्स मार्वल स्टूडियो के पास वापस चले जाएंगे, वो भी सभी कैरेक्टर्स के साथ। और वो इस बात से अवेयर है क्योंकि उन्होंने इंश्योर किया है कि पब्लिक को स्पाइडरमैन कंटेंट सप्लाई होते रहना चाहिए। सोनी ने सबसे पहले अपनी टोबी मैगवायर ट्रिलॉजी रिलीज की जिसमें 2002 से 2007 तक 3 मूवीज शामिल थी और जब वो रैमी और मैगवायर को 4th सीक्वल के लिए वापस नहीं ला पाए, उन्होंने पूरी फ्रेंचाइज रिबूट कर दी जो हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 पर लाता है, जिसने फैन को डिसअपॉइंट, कंफ्यूज छोड़ा और क्रिटिकली स्टूडियो के लिए एक डिजास्टर लेबल बन गई। ये ना सिर्फ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्पाइडरमैन मूवी थी बल्कि इसे हेवीली क्रिटिक किया गया बहुत सारे विलन से क्रैम्ड होने और पीटर पार्कर की ओरिजिन स्टोरी में मेजर चेंजेस लाने के लिए और अपना खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स लॉन्च करने की कोशिश करने के लिए। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के फेलियर के बाद वो अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करने और स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज में कुछ मेजर चेंजेस करने के लिए डेस्परेट थे ताकि फैंस का ट्रस्ट रीगेन कर सके और ढेर सारा पैसा भी कमा सके। एमी पैस्कल अपेरेंटली सजेशंस के लिए ओपन थी और दूसरे एग्जीक्यूटिव्स से एडवाइस सुन रही थी कि सीक्वल को कहां ले जाना है। केविन फाइगी ने एमी के साथ मीट किया द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के फ्यूचर पर बात करने के लिए और उन्होंने शेयर किया कि वो चाहती थी कि वो इस मूवी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो और सोनी की हेल्प करे, लेकिन केविन ने सीधा एमी को बोल दिया कि ये काम नहीं करने वाला, कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए उनके आइडियाज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि इसे सेव कर सके। वो अपनी वर्डिंग्स के साथ क्वाइट प्रोफेशनल थे। उन्होंने रियश्योर किया कि ये कोई मार्वल का तरीका नहीं है स्पाइडरमैन के राइट्स रीगेन करने की कोशिश करने का या बॉक्स ऑफिस अर्निंग्स पे ज्यादा हिस्सा लेने का, बल्कि ये बताने का कि मार्वल स्टूडियोज की सर्विसेज सोनी को लार्जली बेनिफिट करेगी अगर वो इस पर साथ काम करे। ओवरऑल उन्होंने ऑफर बनाया, चलो साथ आते हैं और न्यू स्पाइडरमैन मूवी पर काम करते हैं। खैर, वो बिल्कुल नहीं हुआ कि एमी इस आइडिया से इतनी ऑफेंडेड थी कि वो अपने ऑफिस में रोने लगी और केविन के मुंह पर एक सैंडविच फेंक के मारा। मैं ये वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली हुआ था और ये हिलेरियस है। इस मीटिंग के बाद सोनी ने अपने ऑप्शंस रिव्यू करना कंटिन्यू किया। कुछ लीक्ड सोनी ईमेल्स से हमें उनके आइडियाज के बारे में थोड़ा पता चलता है। एक ईमेल से पता चलता है कि वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को एक एनिमेटेड मूवी बनाना चाहते थे, एक एनिमेटेड मूवी जिसमें प्रीवियस मूवी की सेम कास्ट थी। इसके अलावा एक और ऑप्शन था एंड्रू गारफील्ड को एमसीयू और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में लाना। एक नए फेस को कास्ट करने के बजाय वो मार्वल स्टूडियोज और सोनी के बीच में एक शेयर्ड यूनिवर्स क्रिएट करके अपनी करंट ट्रिलॉजी कंटिन्यू करना चाहते थे और उनका गेम प्लान एंड्रू गारफील्ड को सिविल वॉर में रखने का था। फिर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एक साल बाद 2017 में आती। फिर 2018 में वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 4 चाहते थे, प्रिज्यूमेबली इन्फिनिटी वॉर आने से पहले। और फिर 2020 के सेक्रेड ईयर में वो एक क्रॉसओवर मूवी चाहते थे। ड्राफ्ट टाइटल स्पाइडरमैन वर्सेस द अमेजिंग स्पाइडरमैन था जो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को एंड्रू गारफील्ड के खिलाफ फेस ऑफ करने के लिए वापस लाता। कुछ और आइडियाज भी थे उनके पास, मार्वल के साथ डेयरडेविल और थॉर के फिल्म राइट्स पाने के लिए नेगोशिएट करने की कोशिश करना जो उनके लिए एक ह्यूज रीच था। शुक्र है इसमें से कुछ
कुछ नहीं हुआ, लेकिन पैस्कल इवेंचुअली मार्वल के साथ काम करके स्पाइडरमैन को एमसीयू में लाने के आइडिया पर वार्म अप हो गई। अब आया ना लाइन पे। कुछ महीनों बाद केविन ने एमी को अपने घर इनवाइट किया, उन्हें एक आइडिया पिच करने के लिए, जिसे एमी कहती है कि वही चीज ने सच में कन्विंस किया कि ये सोनी और स्पाइडरमैन के लिए बेस्ट डायरेक्शन थी। और वो आइडिया था, क्या हो अगर टोनी स्टार्क पीटर का सूट बनाए। और उसके बाद एक के बाद एक चीज हुई और सोनी और मार्वल ने डील स्ट्राइक की। सोनी अपनी मूवीज का क्रिएटिव कंट्रोल रिटेन करेगा, स्टोरी और कैरेक्टर्स पर फाइनल से रखेगा और किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। उनके पास अपनी फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पर भी कंट्रोल था, जो उनकी डील से एक और जेनरस गिफ्ट था। और सबसे बड़ा था प्रॉफिट्स। सोनी को किसी भी स्पाइडरमैन एमसी मूवीज के बॉक्स ऑफिस अर्निंग्स का 95% रखने की परमिशन थी, जहां मार्वल को सिर्फ 5% मिलता। जब इस डील की न्यूज ब्रेक हुई, लोग रिलीव्ड थे, क्योंकि उन्हें वो नहीं देखना पड़ेगा जो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में होता। साथ ही स्पाइडरमैन के एमसीयू में आने की बहुत एक्साइटमेंट भी थी, उन सभी नए कैरेक्टर्स को अनलॉक होते हुए जिनसे वो टकरा सकता था। इसका मतलब था कि मार्वल को स्पाइडरमैन प्ले करने के लिए एक नए कैरेक्टर की जरूरत थी, जो कन्विंसिंगली एक टीनेजर लगे, बजाय उन एक्टर्स को कास्ट करने के लिए जो उन कैरेक्टर्स की एज रेंज के आसपास भी नहीं थे। और जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत सारे एक्टर्स थे जिन्होंने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया। उनमें से एक टिमोथी शैलमेट भी था। बिलीव इट और नॉट, वो रोल पाने की क्लोज थे और टॉप 10 ब्रैकेट में भी थे। एसा बटरफील्ड एक और एक्टर है जिन्हें मार्वल ने थोड़ी देर के लिए कंसिडर किया था। जोसेफ क्विन ने भी ऑडिशन दिया था और रिसेंटली फैंटास्टिक 4 की प्रेस टूर के दौरान उन्होंने इस बारे में बात भी की थी। अल्टीमेटली टॉम हॉलैंड ने अपने ऑडिशंस के जरिए विन ओवर करी। उन्हें क्रिस इवांस और रॉबर्ट डॉनी जूनियर दोनों के साथ ऑडिशन देने का चांस भी मिला। उन्होंने बहुत सारा कैरिज्मा चार्म डिस्प्ले किया और सारे बॉक्सेस चेक किए। जब न्यूज ब्रेक हुई, वो दुनिया के लिए एक नया चेहरा थे और प्रैक्टिकली एक अननोन भी थे। अब इस रोल को प्ले करते हुए किसी और एक्टर को इमेजिन करना मुश्किल है, क्योंकि अब हम टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन के रूप में जानते हैं। जब से उन्होंने वो डील की, स्पाइडरमैन 6 अलग एमसीयू मूवीज में अपीयर हो चुका है और उसकी अगली एमसीयू मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।